हेलो माय डियर एस्पिरेंट, जैसा कि हम सब जानते हैं सीडीएस 2023 का एग्जाम बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है और तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी, एकदम सही बात है। लेकिन जब एग्जाम बहुत पास होता है ना, तो हम बहुत सारी चीजें ऐसी करने लग जाते हैं जो आउट ऑफ बॉक्स होती हैं। जैसे हम मन्नत मांगने लग जाते हैं कि भगवान इस बार एग्जाम निकल जाए तो ये वाला प्रसाद चढ़ा देंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें जो बच्चों की बीत होती हैं और बहुत सारे मिथ्स आ जाते हैं कि भाई ये पढ़ लेते हैं तो एग्जाम निकल जाएगा, अगर इसको कर लेंगे तो एग्जाम निकल जाएगा। कोई सलाह देता है ये वाला मत पढ़ के जाना, कभी नहीं आता है। तो ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं जिसको आज मैं ब्रेक करने वाला हूं। तो हम बात करेंगे बेटा आज के मिथ्स को लेके। तो बात करते हैं सीडीएस एग्जाम प्रिपरेशन में मिथ्स बस्टेड। तो चलिए बस्ट करते हैं मिथ्स को। तो सबसे पहले कौन सा वाला मिथ्स है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले एक ये सच में बहुत बड़ा मिथ होता है, सॉल्विंग ओनली प्रीवियस ईयर पेपर्स इज इनफ। भाई किसी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लो और आपका काम बन जाएगा। ऐसा कई जगह मैंने देखा है कि बच्चों को लगता है बस यही एकदम संजीवनी है, पैनिशिया है, खा लो और बस सही हो गए। ठीक है, ऐसा नहीं है। दोनों चीजों का अपना एस्पेक्ट होता है। पहली बात, हमें प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व क्यों करना चाहिए? उसको सॉल्व करने के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि वहां आपको एक लेवल पता चलता है कि एग्जाम किस लेवल का आता है। ठीक, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं एक एग्जाम का पेपर सॉल्व करना है, साल में 2 बार होता है, 5 साल के पेपर सॉल्व करो, 10 पेपर हो जाते हैं। तो आपको इतने बीच में ये एवरेज मिल जाता है कि भाई मुझे कहां तक स्टडी करनी है। मुझे ये समझ आ जाता है कि जो एकेडमिक से मैं पढ़ के आया हूं वो कितना वैल्यूएबल है, या आपके जो एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वो कितना वैल्यूएबल है। तो भाई ये जो मिथ है कि सॉल्विंग ओनली प्रीवियस पेपर जो होगा वो सफिशिएंट होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करने हैं, साथ के साथ बेटा मॉक टेस्ट भी बनाने हैं और बहुत सारी स्टडी करनी है, टॉपिक वाइज भी पढ़ना है। तो सिर्फ ये कहना है कि सिर्फ सॉल्व करना प्रीवियस ईयर पेपर सफिशिएंट नहीं है, हमें बाकी स्टडीज को भी कंसिस्टेंटली करना होगा, पूरे डिटर्मिनेशन से पढ़ना होगा, चैप्टर वाइज सब कुछ पढ़ना होगा, तभी हम इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो चलिए पहला मिथ हमने बस्ट किया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक बड़ा अच्छा सा मिथ है, क्वांटिटी ऑफ स्टडी मैटर मोर देन क्वालिटी। अब कुछ बच्चे सोचते हैं पाइल अप कर लेते हैं बुक्स को। मैंने बता दिया कि बुक खरीद लो, तभी खरीद ले। अरे सर ने बताइए, ये तो किसी आपके फ्रेंड ने बता दी कि भाई एक बुक है, मैंने वो पढ़ी थी, वहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं, अभी गए सबसे पहले वो बुक खरीद के लेके आएंगे। तो ऐसे में क्या होता है ना, हम एक पाइल अप कर लेते हैं अपनी अलमीरा को, बहुत सारी बुक्स भर लेते हैं, फिर पढ़ते हैं। किसी बुक को आधा पढ़ा, किसी को 1/4 पढ़ लिया, किसी को कंप्लीट पढ़ लिया, और हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। तो असली बात यह है बेटा, सही बात यह है कि कभी भी आपको क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना है, क्वालिटी पे ध्यान देना है। यूपीएससी के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो बहुत फैक्चुअल आते हैं, बकवास नहीं होती है कि कुछ भी उठा के रख देंगे। तो आपको क्लासिकल चीजें पढ़नी है। दूसरी बात, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है, यह भी अपने आप में बहुत मैटर करता है कि हमारे पेपर का क्वेश्चन कैसा है। अगर सब्जेक्टिव है तो मुझे लिटरेचर पढ़ना डिस्क्रिप्टिव, लेकिन जब मेरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है तो मुझे फैक्ट्स पे बहुत ध्यान देना है। फैक्ट्स है, डेटा है, डेट्स हैं, इन सब के ऊपर बहुत ध्यान देना होता है। कोटेशंस हैं, इनके ऊपर ध्यान देना होता है। इवेंट्स इनके ऊपर ध्यान देना होता है। तो सही बात यह है कि मुझे सच में क्वांटिटी पे नहीं काम करना है, मुझे क्वालिटी पे काम करना है। और हमेशा अपने फैक्ट्स को वेरीफाई करते चले जाएं। अगर आपको किसी फैक्ट में डाउट है तो किसी ऑथेंटिक बुक से उसको चेक करें, ऑथेंटिक वेबसाइट से चेक करें, लेकिन ऐसे ही अपने डेटा को फिल ना करें। तो आई थिंक सो ये भी मिथ आपका ब्रेक हो चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मिथ की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट मिथ क्या है, ओनली साइंस स्टूडेंट्स कैन क्लियर सीडीएस। भाई ये तो मतलब सच में ऐसा है कि मुझसे खुद बच्चों ने पूछा है कि सर साइंस वाले बच्चों को तो हमने सुना है कि वो तो एकदम से एग्जाम निकाल लेते हैं। ऐसा देखो बिल्कुल नहीं है। पहले आप बहुत क्लियर समझो, कोई एक सेक्शन है, जैसे मानो जीएस का सेक्शन है, पूरा का पूरा आपका एक पेपर है, उसमें एक सेक्शन की थोड़ी सी वेटेज ज्यादा है। जैसे हमने कहा कि 120 क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि 30 क्वेश्चन सिर्फ साइंस के आ जाते हूं। बात समझ गए? अगर उसकी वेटेज थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये डिसाइड नहीं करता है कि साइंस वाले बच्चे ही सीडीएस निकाल सकते हैं। अपनी मेहनत से कोई भी बच्चा एग्जाम निकाल सकता है। तो ये बात आप ध्यान रखें, ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल जहन में क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आपने बहुत कुछ पढ़ा है। आपने हिस्ट्री पढ़ी है, पॉलिटी पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ी है, इकोनॉमी पढ़ी है, करंट अफेयर्स आप डेली पढ़ते हैं, तो सब कुछ कंपाइल करना होता है। तो ये कभी भी सेट ना करें आइडिया कि साइंस वाले स्टूडेंट ही एग्जाम निकाल सकते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं तो शायद उनको वहां लेवरेज मिल जाती है, लेकिन इंग्लिश उनका भी ऐसा ही है, पॉलिटी उनका भी ऐसा ही है, यानी कि जीएस का पूरा सेक्शन उनका ऐसा ही है। तो मुझे लगता है ये मिथ भी आपका ब्रेक हुआ होगा कि सिर्फ साइंस वाले बच्चे ही सीडीएस निकाल सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
कोई भी बच्चा सीडीएस निकाल सकता है। तो चलिए देखते हैं आज और कौन कौन से मिथ हम ब्रेक करने वाले हैं। नेक्स्ट मिथ है इंग्लिश इज नॉट इंपोर्टेंट फॉर ओटीए। अब देखो, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो तो जानते हैं कि भाई इंग्लिश के बिना तो कुछ होना नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों को ऐसा कहा गया है कि भाई जीएस रट लो। मतलब ये भी मैंने सुना है, बच्चे ही मुझसे पूछते हैं कि हमने सुना जीएस रट लेते हैं, वहीं से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो इंग्लिश की उतनी ज्यादा वेटेज नहीं होगी। देखो, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप ये सोच के चलें कि इंग्लिश इंपोर्टेंट नहीं ओटी के लिए, तो ये गलत है। मैं समझाता हूं क्यों, रीजन समझो। इंग्लिश आपका एक ही सब्जेक्ट है और 3 चीजों में डिवाइड है, ग्रामर, रीडिंग एबिलिटी और वोकेबलरी। अब बात आती है जीएस की। जीएस में अगर आप देखिए हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, करंट अफेयर्स है और पूरी की पूरी साइंस है। और साइंस में यदि मैं बात करूं कि आपका बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वो तीनों कंप्लीट सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर आप इतना सब कुछ देखें तो बेटा वो सारे सब्जेक्ट ही तो हैं। देन हाउ इज इट पॉसिबल कि आप सिर्फ जीएस के बिहाफ पे ही एग्जाम निकाल देंगे? तो देखो, हर चीज का अपना एक मतलब स्टैंडर्ड होता है, हर चीज की अपनी एक वैल्यू होती है, हर चीज की अपनी एक इंपोर्टेंस होती है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप उसको छोड़ दें, सिर्फ इंग्लिश पे काम करें, लेकिन मैं ये कहूंगा कि एग्जाम बेटा एक बैलेंस के जैसे है। मुझे दोनों सब्जेक्ट्स में मिला के अपनी कट ऑफ को क्वालिफाई करना है, तो आई हैव टू बैलेंस, मुझे बैलेंस करना होगा। तो इंग्लिश को अगर कोई कह रहा है कि इंपोर्टेंस नहीं देनी है, तो बिल्कुल गलत है। इंग्लिश को अच्छी खासी इंपोर्टेंस आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि एक सब्जेक्ट है। तो मुझे लगता है ये वाला मिथ सबको क्लियर हुआ होगा। एक बार सभी लोग थम्स अप कर दें फटाफट से। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज और कौन सा मिथ है जिसको हम देखने बस्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट है बेटा, मॉक टेस्ट आर नॉट इंपोर्टेंट। भाई बहुत बड़ी गलती है ना। सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ लिया, सिर्फ हमने कुछ चैप्टर वाइज सॉल्व कर लिए चीजें, मॉक टेस्ट नहीं दिए, स्पीड कहां से लेके आओगे? एक्यूरेसी का पता कैसे चलेगा? बात समझ गए भाई? मॉक टेस्ट ही वो जगह है जो आपको सबसे अच्छी स्पीड और एक्यूरेसी देता है। अब कैसे करें मॉक टेस्ट? मतलब सॉल्व ना करना है तो बिल्कुल गलत है, मिथ है। लेकिन इसको करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है। सबसे पहले जब आप मॉक टेस्ट बनाए ना, तो आप सिर्फ एक्यूरेसी पे ध्यान दें। ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मॉक टेस्ट का मतलब एक्यूरेसी। सबसे पहले जब आप पहले अपने मतलब 5 या 10 मॉक टेस्ट बनाए, तो आप ये सोचे ही ना कि मॉक टेस्ट 2 घंटे में सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है। इट में टेक 2.5 आवर, लेकिन आप एक टाइम कैलकुलेट कर लें कि 2 घंटे में मेरे 120 में से 80 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, 70 सॉल्व होते हैं, 90 सॉल्व होते हैं। बाकी बचे हुए 30 क्वेश्चंस मुझे उसके एक्स्ट्रा आवर्स में सॉल्व करने पड़ते हैं। मैं टाइम कैलकुलेट करूं कि पूरे 120 क्वेश्चन यानी कि मुझे लगता है 2.5 घंटा, और 80 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन यानी कि 2 घंटा। ठीक है, तो मेरे सामने पिक्चर क्लियर है। लेकिन पहले मुझे एक्यूरेसी पे ध्यान देना है कि मेरे साथ गलतियां तो नहीं होती हैं। जब मैं एक्यूरेसी अपनी मेंटेन कर लूंगा, उसके बाद स्पीड वो बहुत बड़ा, सच में मेरी बात समझो, स्पीड कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करती है उस टाइम पे। तो एक्यूरेसी मेंटेन करो, फिर आप स्पीड के लिए 5 मॉक टेस्ट दो, आपकी स्पीड निकल के आ जाएगी। समझ गए ना? लेकिन अगर आप स्पीड में रहे तो दिक्कत क्या होगी कि आपकी एक्यूरेसी मेंटेन नहीं होगी, और आप हमेशा हमेशा बेटा वही गलतियां दोहराते रहोगे। और आप कुछ गलतियां ऐसी करते हो ना जो एग्जाम के बाद समझ आती हैं कि भाई ये गलत हो गया या ये तो मुझे आता था। तो उन गलतियों से यदि आपको बचना है तो आपको सबसे पहले मॉक टेस्ट पे काम करना है। तो भाई ये भी एक मिथ है कि मॉक टेस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी के लिए और टाइम मैनेजमेंट के लिए। तो ये मिथ अच्छे से समझ आया होगा, ध्यान से काम करना है। चलिए बढ़ते हैं, और हमारे पास क्या क्या है आज ब्रेक करने के लिए। आज सारे मिथ्स ब्रेक कर देंगे एग्जाम से पहले, और ध्यान से एग्जाम देना है। समझो, ओनली टॉपर्स कैन क्रैक सीडीएस, हाउ इज इट पॉसिबल? अगर ऐसा होता तो यूपीएससी बेटा ये कहती है कि सीडीएस में वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जिनका 60, 70, 80% आया है, या फिर इंटरव्यू में आपके मार्क्स को कैलकुलेट किया जाता कि भाई आप लोग तो टॉपर हैं इसलिए आप ही को हम रखेंगे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समझ गए? तो इसका मतलब यह हुआ कि बेटा पहली बात तो यूपीएससी ही कंसीडर नहीं करती है, और दूसरी बात यह है कि यूपीएससी हर किसी को बेटा मौका देती है। आप चाहे 33% है, 40% या 50% है, आप सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, और आप बच्चे सिलेक्शन ले सकते हैं। आप 101% सिलेक्शन ले सकते हैं। और मैं ये बात भी क्लियर कर दूं, यहां मीडियम का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे कुछ बच्चों को लगता है कि इंग्लिश मीडियम वाले सिलेक्शन लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदी मीडियम वाले भी बराबर सिलेक्शन लेते हैं। तो यह भी एक मिथ है कि अगर आप टॉपर की बात कर रहे हो तो टॉपर भी मिथ है, और अगर आप ये सोचते हैं कि कोई लैंग्वेज वाला बेटा बच्चा सिलेक्शन ले लेगा, तो यह भी एक मिथ ही है यहां पे कि लैंग्वेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
आप किसी भी मीडियम से पढ़ें, हिंदी मीडियम से पढ़ें, इंग्लिश मीडियम से पढ़ें, आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है सिलेक्शन लेने की। तो ये मिथ आपको समझ आ गया होगा कि ना तो इस मिथ को यूपीएससी कंसीडर करती है और ना मैं कंसीडर करता हूं, ना ही आप इसको कंसीडर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे बेटा। नेक्स्ट मिथ अब हमारा क्या है, नेक्स्ट देखते हैं, समझो। नेक्स्ट है आंसरिंग ऑल क्वेश्चंस इज नेसेसरी। भाई ये तो मतलब जब हम पढ़ाते हैं क्लासरूम्स में भी कि कैसे मॉक टेस्ट दिया जाए, कैसे आपका एग्जाम दिया जाए, इसके बारे में बहुत कुछ है। तो बच्चे कहते हैं कि सर कट ऑफ बढ़ानी है तो सारे क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। देखो मैं इतने सालों से अपना जो एनालिसिस देते आ रहा हूं यूपीएससी के एग्जाम का, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, ध्यान सुनना क्या करना है। पहली बात, सारे क्वेश्चंस का आंसर देना ऐसा नेसेसरी होता ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो पैर पे कुल्हाड़ी अगर मारनी है तो सारे क्वेश्चंस का आंसर देके आ जाना, ठीक है। अब बात आती है कि देखो कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, मैं वो बता दूं आपको। हम अगर परफेक्ट अटेम्प्ट्स की बात करें तो वो 100 के आसपास होते हैं। 100 प्लस माइनस 5 कर लो, 105 हो सकते हैं, 100 मैक्सिमम 10 हो सकता है, या 95 हो सकता है, ठीक है। पहली बात तो आप ये मान के चले कि 100 के आसपास आपके परफेक्ट अटेम्प्ट्स होते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसी रेशियो को आप जीएस में लगा सकते हैं, ऐसे रेशियो आप मैथ्स में लगा सकते हैं। मैं इंग्लिश में इतना कंफर्म करता हूं कि 10 क्वेश्चन करीबन करीबन ऐसे आते हैं जिनको यदि आप बनाने बैठ जाएं, ठीक है, इन द क्लासरूम या आफ्टर द क्लासरूम, जब आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर होगे तभी भी आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, मतलब ऐसा नहीं आउट ऑफ द बॉक्स है, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, और हमारे पास टाइम है लिमिटेड, सिर्फ 2 घंटे। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन 10 तक हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। अब ये बात एग्जाम में ही पता चलती है कि क्वेश्चन यदि आपको फंसा रहा है तो आपको उससे बाहर निकलना है, कि दलदल है इससे बाहर निकलो और जल्दी से दूसरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो हमें परफेक्ट अटेम्प्ट्स पे काम करना है। आप ये कभी ना सोचें कि सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर देना जरूरी होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये मिथ है, नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल इसमें ट्रैप नहीं होना है। हाँ, यहां आप इतना कर सकते हो, किसी क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल नहीं आता, चारों ऑप्शन आउट ऑफ द बॉक्स है, बिल्कुल छोड़ दो, 50-50 है, 2 में से एक आंसर होगा, 100% अटेम्प्ट करके आओ, ठीक है। तो इतना आप कर सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चंस ना करें, ये एक मिथ है, जरूर याद रखें। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट मिथ की बात करते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, लास्ट मिनट क्रैमिंग इज इफेक्टिव। हाँ, एग्जाम की बात है और लास्ट मिनट वाली बात है कि क्या सर सब कुछ रट लू लास्ट मिनट में, क्या ये इफेक्टिव होगा? भाई कैसे इफेक्टिव होगा? हाँ, 2 चीजें यहां देखो क्लियर। हर बात के ना एक अच्छे और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू हैं। पहला पहलू बेटा, एक बच्चा है जिसने तैयारी नहीं कर रखी है, ठीक है, अब वो बैठा है और सब कुछ रट रहा है, उसको ये भी नहीं पता कि फैक्ट्स करेक्ट है इनकरेक्ट है, बस उसको सब कुछ मगअप करना है, ठीक है, दिमाग में डालना है। तो भाई उसका तो कुछ होना नहीं है ना। लेकिन हाँ, एक जगह थोड़ी सी अच्छी है, आपने अपने प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं, ठीक है। अब हम सब जानते हैं कि चीजों को फैक्चुअल पढ़ने का उतना टाइम नहीं होता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरी नोटबुक में जो लिखा है ना वो बिल्कुल फैक्चुअल है, फैक्चुअली करेक्ट है, मैंने टीचर से करेक्ट कर रखा है। तो अब इतना सारा मटेरियल है, मैं उसको मतलब अगर फैक्चुअली पढ़ना शुरू करूं या कॉन्सेप्चुअल पढ़ना शुरू करूं तो बहुत टाइम लेगा। तो ऐसे टाइम पे बेटा मैं क्रैमिंग कर सकता हूं। तो दोनों बातें समझ आए। अगर कोई बिना तैयारी के क्रैमिंग कर रहा है तो वेस्ट है, वेस्ट ऑफ आइडिया, उसको कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है, बस उसने दिमाग पे लोड डाला, सब भर लिया। लेकिन एक बच्चा क्रैमिंग कर रहा है, लास्ट टाइम पे क्या क्रैम कर रहा है, जो उसको आता है वो फटाफट दिमाग में डाल रहा है कि जल्दी ज्यादा से ज्यादा। भाई पूरी नोटबुक मैंने एक दिन में देख ली, क्योंकि मुझे पता था, मैंने मतलब हजारों वर्ड्स की एक लिस्ट है, मैंने एक दिन में क्रैम कर ली, मुझे पता है ना उस लिस्ट में लिखे गए सारे वर्ड्स करेक्ट हैं, तो वो क्रैमिंग बेटा पॉजिटिव है। तो पहला मिथ तो ये है कि क्रैमिंग बिल्कुल भी, लास्ट मिनट क्रैमिंग जो है वो कहते हैं ना इफेक्टिव नहीं है, वो थोड़ी सी इफेक्टिव है, लेकिन उस बच्चे के लिए जिसने पढ़ रखा, जिसने नहीं पढ़ रखा बेटा उसके लिए क्रैमिंग किसी काम की नहीं है। तो ये भी मिथ आपको मुझे लगता है ठीक से समझ आ गया होगा, बस्ट हो गया होगा कि बिल्कुल जो लास्ट मिनट क्रैमिंग है वो इफेक्टिव है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आपने पढ़ रखा है तो आप चीजों को क्रैम कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज मैंने सारे के सारे आपके मिथ्स ब्रेक किए हैं। बाकी अगर कोई भी चीज आपके माइंड में है, कोई ऐसा मिथ है जिसको लेके आप डिस्ट्रैक्टेड हैं या मिसगाइडेड हैं, कोई आपको अपनी तरफ टेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है कि इस चीज को पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, कोई भी डाउट यदि एग्जाम से पहले है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ें। मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर 100% दूंगा और एग्जाम से पहले मैं ये रिप्लाई करूंगा कि भी कैसे उसको ब्रेक करना है, कैसे इन प्रॉब्लम से बाहर आए, क्योंकि एग्जाम से पहले और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, प्रेशर है, तो इनको कैसे डील किया जाए। तो बिल्कुल फील फ्री, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हैं। तो भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये जरूर बताएं।
कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो लास्ट है भाई, एमवाइब की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। जितने भी बैचेस हैं आपको पढ़ने के लिए यहाँ मिल जाएंगे हमारे, एब्सोल्युटली सारे के सारे बैच फ्री हैं। जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे, और कोई भी क्लास मिस ना करें। हम अभी आपके लिए सीरीज भी लेके आ रहे हैं, ओके, जिसमें मैराथन सीरीज में डेली बेटा हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, 2500 से ज्यादा क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। सारे के सारे मिथ्स ब्रेक हुए हैं, ध्यान रखें और भाई पढ़ते चले जाएं। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।